आज हम आपको चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में बताएंगे। जो अक्सर कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चन, उनको आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चंद्रमा, देखो चंद्रमा का ये चित्र दिखाया गया है इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा पढ़िए आप। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। यह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका एक चक्कर 27 दिन में पूरा होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी का हमारा एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसीलिए इसका उपग्रह माना जाता है। और यह 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। और साथ साथ देखो इसमें आगे भी लिखा है, और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। यानी अपने अक्ष पर मतलब कि अपने अक्ष पर ऐसे ही घूमना, जैसे सुई डाल दी बीच से और ऐसे घुमाना बॉल को, ये इस तरीके से मान ले जैसे कि आपका ये चंद्रमा है, हम दिखा रहे हैं इसको, और ऐसे कैसे ही घूमना ही नहीं, तो इसे कह दिया अपने अक्ष पर। अब और पृथ्वी के चारों ऐसे चक्कर लगाता है। जैसे मान लो सपोज करो आपकी ये पृथ्वी है और ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, और ये पृथ्वी भी ऐसे अपने मतलब ये पृथ्वी भी घूमती रहेगी इस तरीके से जो है। और जो सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाएगी, और ये चंद्रमा भी इसके चारों चक्कर लगाएगा और अपने अक्ष के परिचय भी घूमता रहेगा। तो ये इस तरीके से जो है गति चलती रहती है दोनों की जो है ये। तो ये आपने देखा इस चीज में, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखो, ध्यान से देखना, चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, कई बार आया है ये, ठीक है। हाँ, तो यह इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है, यानी कि काफी नजदीक है, तो इसलिए बड़ा दिखाई देता है। अब आगे बढ़िए चंद्रमा के बारे में। यह हमसे अर्थात पृथ्वी से 384400 किलोमीटर दूर है। 3844 मैंने क्यों कहा कि आप ऐसा तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन डिजिट के अकॉर्डिंग जैसे हम फ़ोन नंबर याद कर लेते हैं, इस तरीके से डिजिट आप याद कर सकते हो। कॉम्पिटिशन लेवल पर एक टेक्निक है हमारी। 384400 किलोमीटर दूर, ठीक है ना। अब आप पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा की दूरियों की तुलना भी कर सकते हैं, क्योंकि कह सकते हैं इतने चंद्रमा दूर है। ये मतलब है जब एक चंद्रमा की इतने किलोमीटर आपकी दूरी दी गई। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। अब एक ही भाग कैसे क्यों दिखाई देगा, देखेंगे जरा आप। क्योंकि मान ले सपोज कर देखो, हम यहाँ पर इस पर जो है इस बोल पर एक निशान लगा देते हैं। देखो ये आपका, हमने इस बोल पर हमने ये निशान जो है ना, ये ऐसे लगा दिया है, हमने नीला कर दिया है। ये देख सकते हो आप, ये पृथ्वी पर ये आप देख सकते हो, हमने ये नीला नीला जो है इसको जो है कर दिया है। अब हम जब इसको घुमाएंगे, देखो तो हमने ऐसे रखा इसको, और ये ऐसे 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 चलता रहेगा, तो ये नीला नीला ही इधर रहेगा, क्योंकि इस तरीके से घूमता है ये कि आपका पृथ्वी का सिर्फ एक ही भाग जो है इस हम देख पाते हैं। आप इससे आप समझ गए होंगे यहाँ, ठीक है। अब आगे बढ़िए इसको देखो। शुद्र ग्रह, शुद्र ग्रह क्या है देखो, हम आपको बता दें, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एक शुद्र बेल्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुद्र बेल्ट पाई जाती है, जहाँ पर जो है शुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अच्छा ये शुद्ध ग्रह कैसे होते हैं? इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है शुद्ध ग्रह को, लेकिन फोरवेस्टा एक ऐसा शुद्ध ग्रह है जिसको आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। अच्छा शुद्ध ग्रह की संख्या लगभग 4500 के आसपास आगे गई है, शायद हो सकता है बहुत खोज हो गई हो, लेकिन फिलहाल जो है हमारे आप इतना ही याद रखिए। और थोड़ा सा इसके बारे में जानिए आगे, शुद्ध ग्रह होते क्या है जरा देखिए। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो कहने का मतलब हमने आपको बता दिया कि ये आपके जो है शुद्ध ग्रह कौन से होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको पता चलेगा। उल्का पिंड, उल्का पिंड के बारे में जानिए। उल्का पिंड आखिरकार है क्या है? देखो
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों की छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और इनसे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी ये बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर यानी कि पृथ्वी पर गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा ही होता है। देखो उल्का पिंड के बारे में आप जान लिया है, ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आगे आगे बढ़िएगा आप, इसको इसी तरह से देखिएगा। ठीक है, ये देखो पृथ्वी, देखो हमने जैसे पृथ्वी को दिखाया गया है, ये आपका पृथ्वी की आपकी इमेज है, ये इस तरीके जो है। ठीक है, आप देख सकते हो। और हमने ग्लोब के तरीके से भी दिखाया गया है। इसमें इसमें बीच में सुई डली हुई है। वैसे पृथ्वी में कोई सुई नहीं होती। हम एक काल्पनिक रेखा के रूप में इसको ले सकते हैं ताकि इसकी स्थिति को हम सही तरीके से समझा सके। ठीक है, देखो यहाँ पृथ्वी को देखिए आप, ग्लोब को भी देखिए आप दोनों। ठीक है ना, ये झुकी हुई है थोड़ी सी 66.5 डिग्री पर, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम यह बता दें कि जैसे कि आप ग्लोब में देख रहे हो कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। क्या आपको पता चल गया है? आगे बढ़िएगा। अब देखो इस पर क्या होता है कि पृथ्वी पर जो है कुछ आपके व्रत होते हैं, ऐसे चारों तरफ होते हैं, जैसे दिखाई दे रहे हैं। इनको आप अक्षांश व्रत कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। ये चारों तरफ देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ये काल्पनिक होते हैं। ये हमने स्थिति जानने के लिए बनाए हुए हैं ये ग्लोब। ठीक है, और कुछ सीधे होते हैं, ये जैसे कि देखो ये सीधे ही इस तरीके से हमने गोल भी दिखाया है यहाँ पर, और ये सीधे भी दिखाया है। जो सीधे होते हैं उनको देशांतर या याम्योत्तर जो है रेखा कहते हैं। होते ये काल्पनिक ही है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़े, जरा ध्यान से समझना आप लोग, अच्छी तरीके से समझ जाओगे आप। यहाँ तक तो हो ही गया आपका क्लियर। अब आगे देखिए, ये हो गया आपका। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह क्या है? तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। किसकी बात कर रहे हैं हम? आपकी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। यह ध्रुव के पास से थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसे भूभाग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। यह सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है, न तो अधिक ठंडा है और न ही अधिक गर्म है। जीवन यही पाया जाता है। जीवन के लिए इस पर ऑक्सीजन पाई जाती है, इसीलिए इसको अद्भुत या अनोखा ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष देखने पर यह नीला दिखाई देता है क्योंकि इसकी सतह पर 2/3 पानी है। देखो कितनी अच्छी बात बताई गई है। आराम से आप इसको कवर भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। अब इसी प्रकार आगे बढ़िएगा। ठीक है ना। देखो ये अक्षांश रेखा है, इसको अक्षांश व्रत भी बोलते हैं। ऐसे इनके बारे में थोड़ा सा जो है आगे समझ में आएगा आपका। ठीक है ना, ये आपका हो गया आपका। ठीक है ना, ये देख सकते हो आप। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा आप इसके बारे में। देखो ये तो हमने आपको बता ही दिया है, एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर ले इसको। जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास से थोड़ी चपटी है, यही कारण इसे भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। यह सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। यह न तो अधिक ठंडा और न ही अधिक गर्म। ये हमने आपको बता दिया। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े। देखो थोड़ा सा जो है बारीक है, लेकिन इसको जो है पढ़िए। अक्षांश रेखा के बारे में दिया गया है, यानी कि अक्षांश व्रत के बारे में दिया है। ठीक है, यह काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर 2 समानांतर भागों में बांटती है। इसे विषुवत व्रत कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर में आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि हमारी जो है कोई किसी देश की या किसी जगह की स्थिति जाननी हो तो हम जो है इससे हम जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है, विषुववृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर ध्रुवों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। देखो अक्षांश को अंश में नापा जाता है। क्वेश्चन आता भी है कि अक्षांश को किस चीज में नापते हैं जी, तो इसको डिग्री में यानी कि अंश में नापा जाता है। अच्छा, विषुवत व्रत
शून्य अंश को दर्शाता है, यानी कि जो बीच में होता है उसको क्या कहेंगे, शून्य व्रत, जो सबसे बीच में होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ होती है आप क्या आगे बढ़िए सी में जरा ध्यान से देखते रहे ना, ठीक है। हमने बता दिया। अच्छा ठीक है। इसलिए विषुवत व्रत के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी ध्रुवों के चारों ओर के ध्रुव का 1/4 है। अतः इसका माप कितना होता है आपका 360 अंश, अर्थात यानी 1/4 भाग आपका 90 अंश होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है, आपके क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा। देखो अक्षांश रेखाओं के बारे में, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ देखो उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है, ये चीज लिखा जाता है। जैसे कि आप देखो महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोटे दोनों ही एक ही अक्षांश पर यानी कि 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत व्रत के 20 अंश उत्तर में है, यानी कि ऊ दर्शा दिया यहाँ पर, और बेलो हॉरिजॉन्ट विषुवत व्रत के 20 अंश दक्षिण में, यानी कि यहाँ दर्शा दक्षिण में स्थित है। और ये आपको जो है मालूम होना चाहिए, यहाँ तक भी है, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़े जाए तो होगा आपका। अब आगे देखिएगा नोट, जैसे जैसे हम विषुवत व्रत से दूर होते जाते अक्षांशों का आकार क्या हो जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम विषुव व्रत से क्या हो जाएंगे, दूर होते जाएंगे, सॉरी आकांश जो हमारे अक्षांश है उनका आकार क्या है, घटता जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं है, घटता जाएगा, यानी कि व्रत जो है क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, ठीक है ना। महत्वपूर्ण अक्षांश महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समांतर रेखा है, यानी कि विषुव व्रत पर कितना है, 0 डिग्री है। उत्तरी ध्रुव यानी कि पर कितना है आपका, 90 डिग्री उत्तर है आपका। इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव पर क्या है आपका, 90 डिग्री दक्षिण है। इसके अतिरिक्त जो अक्षांश जो यानी कि समांतर रेखा है और भी है, वो कौन सी है, 4 है आपकी। एक तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर है आपका। दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है, वो भी 23.5 डिग्री और दक्षिण है आपका। विषुवत व्रत के 66 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत है आपका, और विषु व्रत के 66 डिग्री आपका दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत है। ये आपके चारों आपको जो है याद रखनी पड़ेगी आपको, आप समझ में होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़े थोड़ा सा जो है, ठीक है। अब देखो कटिबंध दिए हुए है ना, कुछ हमारे ताप कटिबंध होते हैं। देखो सबसे पहले बीच में हमारी विषुवत रेखा है आपकी, ठीक है। फिर ऊपर हमारी कर्क रेखा है और नीचे आपकी मकर रेखा है। फिर आपके जो है आपका ये उत्तरी ध्रुव और नीचे आपका दक्षिण ध्रुव। तो इससे हम जो है ताप कटिबंध के आइडिया लगाएंगे, ठीक है। पृथ्वी के ताप कटिबंध देखो, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक उष्ण होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी कि देखो विषुवत रेखा के इधर आप कर्क रेखा तक जाइए आप, और इधर मकर रेखा तक जाइए, तो ये जो बीच का हिस्सा है इस हिस्से को आपका क्या कहा जाएगा, ये उष्ण कटिबंध जो है भाग कहलाया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है ना। अब आगे कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव पर एवं दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिण ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है यार, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कि आप कर्क रेखा से और जो हमारा उत्तरी ध्रुव इससे पहले जो हमारे जो गोलाई में जो व्रत है आपका, इस पर इसके जो बीच का हिस्सा है आपका ये, और इसी प्रकार मकर रेखा और आपका ये वाला यहाँ ये दक्षिण ध्रुव का जो व्रत है यहाँ तक जो है आपका जो बीच का हिस्सा है, इसको क्या कहा जाएगा, आपका शीतोष्ण कटिबंध कहा जाएगा। अब बचे रह गए आपके क्या, ध्रुव रह गए आपके हैं। अब ध्रुव को ले लेते हैं आप, ठीक है। देखो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव पर यानी कि दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ये शीत
कटिबंध कहलाया जाएगा। जो ऊपर ऐसा ऊपर भी और नीचे भी आपका क्या है, बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, इसलिए यहाँ पर ये ठंडा होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, अब देशांतर के बारे में बताएंगे। जो सीधी सीधे आपकी रेखाएं होती है, इनको देशांतर यानी यहाँ में उत्तर भी कहते हैं आप। ठीक है, देखो देशांतर रेखा है किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। मतलब एग्जैक्ट आपको सही स्थिति बतानी है तो आपको देशांतर यानी कि यहाँ में उत्तर का भी ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप उसको बता पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ये दिया है प्रशांत महासागर टोंगा द्वीप है, ये भी अक्षांश 20 डिग्री पर है आपका। ठीक है, ये हिंद महासागर है, मॉरिशस द्वीप दिया गया, ये भी 20 डिग्री मतलब अक्षांश 20 डिग्री पर है आपका। लेकिन सही स्थिति अगर बताएंगे तो हमें देशांतरों का भी ज्ञान होना जरूरी है। देखो यहाँ पर देखिए आप, ये हमने दोनों की स्थिति यहाँ पर जो आपको दिखा दी है। ठीक है, आपने देखा कि दोनों ही द्वीप अलग अलग होते हुए भी एक ही अक्षांश पर है, इसलिए सही स्थिति जानने के लिए देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। ये रेखाएं उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव की ओर जोड़ती है, इन्हें याम्योत्तर रेखाएं भी कहते हैं। इनसे दूरी का पता चलता है। किस चीज़ का पता चलता है? आपको दूरी का पता चलता है। देखो आगे बढ़िएगा, देखो ये हमारा जो इस तरीके से कोई भी देश है किसी स्थिति की जानना है तो अब उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। नोट, अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामात्रों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम से गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, जिसका मान क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। यानी कि जो बीच की हमारी रेखा है देशांतर की, वो 0 डिग्री पर मानी जाएगी। और फिर हमारी जो है पश्चिम की तरफ वो भी गिनेंगे, और आपके जो है उधर पूर्व की ओर भी आप गिनती करेंगे, दोनों की साइड गिनती कर देंगे हम आपकी। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा, आप देखिएगा। देशांतर रेखाओं को अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवर्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुव की ओर बढ़ने पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि देखो यहाँ पर देखो इनके बीच की दूरी देखो, यहाँ पर देखिए, देखो भूमध्य रेखा पर आएंगे तो लगभग जो है 111.32 किलोमीटर के लगभग जो है दूरी होती है प्रत्येक जो है देशांतर यानी कि याम्योत्तर के रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है। लेकिन जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ये दूरी कम होती जाएगी, और इनके बीच का जो टाइम होता है 4 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, अच्छा ये आप समझ गए, आगे बढ़िएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। प्रमुख तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। नो, इसको ध्यान से पढ़िए, 180 डिग्री पूर्व व 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब थोड़ा सा आगे आइएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा भी गया कि पृथ्वी की जो घूमने की स्थिति है किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है चक्कर लगाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात यह 1 घंटे में 15 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसी से हमारा जो आइडिया लग जाता है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर में 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व के समय यानी कि 15 गुणा 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय में 1 घंटा आ गया, या वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। अच्छा यहाँ ध्यान दो, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय 1 घंटा पीछे होगा, यानी यहाँ 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, हमारा इस तरह का है। देश के मध्य भाग में गुजरने वाली यामोत्तर स्थानीय समय को मानक
मानक समय माना जाता है। इसी को पूरे देश का मानक समय माना गया। अच्छा, भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना जाता है, ठीक है ना। अब इसमें आगे बढ़िएगा थोड़ा सा, जो भारत की निश्चित पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ये तो पता चल गया। तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे, इसलिए जब लंदन में 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 होगी, यानी कि हमने 5.5 घंटे उसमें ऐड कर दिए। यानी कि जिस टाइम वहाँ सपोज करो वहाँ क्या बज रहे हैं आपके, माना 2 बज रहे हैं, और हम क्योंकि 5.5 घंटे हमारा वो आगे है, तो हम 5.5 घंटे अपने देश को अगर टाइम लगाना है तो उसको आगे ऐड कर देंगे इस टाइम से या लंदन के टाइम से जो है, तो वो हमारा एग्जैक्ट टाइम जो है निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा जो है ये आपका ज्योग्राफी का जो है पार्ट था आपका, और ये हमने आपको पृथ्वी की जो हमारी भारी संरचना थी उसके बारे में हमने आपको बताया। आई थिंक समझ में आ गया।